हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवर एग्जाम्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित आरआरबी 2020 के जितने भी पुस्तक है वो चाहे वो विज्ञान का रहे या सामान्य ज्ञान का रहे, वो सारे ही हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है सामान्य ज्ञान से जो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है। ठीक है, बुक आप लोगों को दिख रहा है साइड में, तो इसमें से अंतरिक्ष विज्ञान चैप्टर 7 स्टैटिक जीके में चैप्टर 7 अंतरिक्ष विज्ञान है, तो वो आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा लिंक है, उसमें आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्लास हो चुके हैं और हो रहे हैं सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के और भी जितने सारे वीडियो अपलोड हुए हैं सारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह क्या कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ दूंगा और फिर मैं आंसर बताऊंगा, और फिर नीचे जो इसका डिटेल में लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी तुल्यकाली हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह तुल्यकाली कहलाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 36 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंगल ऑर्बिटल मिशन, जिसे मॉम कहा जाता था, मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो बोलिए, मंगल ऑर्बिटल मिशन मॉम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2013। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मंगल ऑर्बिटल मिशन मॉम मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश बनने का गौरव भारत को प्राप्त हो गया। यह मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रवेश कर गया था। ठीक है, तो 2013 देखिए, जब प्रक्षेपित कब किया गया वो पूछा जाए तो आप लोग 2013 बोलिएगा। ठीक है, और कक्षा में प्रवेश 2014। ठीक है, तो दोनों ही डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले भारतीय अंतरिक्षयान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, तो क्या होगा इसका आंसर। तो ऊपर ये इसी का तो डिस्क्राइब किया हुआ है ना, प्रथम होगा। पहले भारतीय अंतरिक्षयान प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है। तो कौन सा अंतर्ग्रहीय मिशन है, बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगलयान। मंगलयान जो था वो अंतर्ग्रहीय मिशन है। मॉम शब्द हाल ही में किसके संबंध में चर्चा में था। तो बोलिए, मॉम किस लिए चर्चा में था, तो किस लिए, तो मंगलयान है ना। देखिए, इन सब में व्याख्या नहीं दिया गया है क्योंकि सब तो उसी से रिलेटेड आ रहा है और एक ही जैसा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन किसकी कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो बोलिए, नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट है जूनो, तो अपना प्रथम मिशन किस ग्रह के कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक किया था। ग्रह या चंद्रमा कुछ भी हो सकता है, तो बोलिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बृहस्पति।
ठीक है। देखिए, नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन बृहस्पति ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। नेक्स्ट, चांद पर मानव को ले जाने वाले लियोनार अभियान का नाम क्या था? तो चांद पर मानव को ले जाने वाले अभियान लियोनार का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपोलो 11। आप लोग को पता है अपोलो 11 द्वारा ही चंद्रमा पर मानव गया था। देखिए, अपोलो 11 यान द्वारा 20/7/1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद एडविन एडलिन जूनियर चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। तो आप लोगों को पता ही दोनों एक ही साथ गए थे, पहले नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे एडविन एडलिन जूनियर चंद्रमा पर कदम रखे थे। और किस यान द्वारा? तो अपोलो 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 10। ठीक है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। लूना 10 1966 का सोवियत लूना प्रोग्राम था। यह चंद्रमा का पहला कृत्रिम उपग्रह था। लूना 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए यह पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 10 यह संयुक्त राज्य के अपोलो कार्यक्रम का चौथा मिशन था जो कि मानव यान था। अपोलो 11 इसी का कार्यक्रम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? तो चंद्रमा के सतह पर, बोलिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव चालित वाहन, मतलब मानव उसे चला रहा था, तो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, लूनार रोवर। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन लूनार रोवर, तब या उसे इंग्लिश में मून रोवर कहा जाता था, वही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? तो बोलिए, पहला चंद्रमा मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भेजा गया भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस अभियान के अंतर्गत मानव रहित यान को 20 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब मतलब MIP 14 नवंबर 2008 को सतह पर उतरा। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बोलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है राकेश शर्मा, वो हो जाएंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। सन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री यूरी मलिसेव और गेनादी स्ट्रेकालोव के साथ गए थे। वे भारत के पहले तथा विश्व के 138वें अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राकेश शर्मा ही इसका भी आंसर हो जाएगा, रिपीटेड है। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा था? तो बोलिए, पिको उपग्रह भारत का कौन सा था? तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है स्टड सेट, यही हो जाएगा पिको उपग्रह। देखिए, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। स्टड सेट भारत का पहला पिको उपग्रह है। इसे PSLV C-15 द्वारा 12 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। स्टड सेट को NITTE मीनाक्षी प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारत के पूर्व स्नातक विद्यार्थियों द्वारा किया गया एक सफल प्रौद्योगिक प्रयास है तथा यह 90 मीटर के भूवि भेदन के साथ चित्र लेने में सक्षम है। इसकी विकास लागत कुल 55 लाख रुपये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की? तो बोलिए,
सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मंगल परिक्रमण सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमण पथ में प्रवेश किया। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभ्यास मार्स ऑर्बिटल मिशन अर्थात मोम या मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उत्तरी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-25 के माध्यम से किया गया, जो मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? बोलिए, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉम या मंगलयान है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान को सफलतापूर्वक 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका श्रीहरिकोटा हो जाएगा आंसर। भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात किस तिथि को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था? तो बोलिए, प्रवेश कब किया था? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। और प्रवेश कब किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 2014 को। ठीक है, 14 सितंबर 2014 को प्रवेश कर गया था और 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। दोनों ही याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित और 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था। मंगल ग्रह के कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्टि कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा बना? तो यही था, मंगलयान को कराया था भारत ने। ठीक है, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मतलब स्वदेश अपने देश में बना हुआ, तो ये जो है इसका गगनयान ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 के अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान की घोषणा की थी। यह वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। इस सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान किसको अध्ययन करने के लिए भेजा गया? बोलिए, मैसेंजर अंतरिक्ष यान को किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। ठीक है, नासा द्वारा 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर का देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ, मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग नामक अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। यह नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किया जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? बोलिए, इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए 2019-20 में कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आदित्य। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किया जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य L1 है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इस साल के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? वही जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्या? तो आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो रॉकेटमैन किसे जाना जाता है? तो के सिवान हो जाएगा। ठीक है,
इसरो के हेड है अभी के सिवान। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए के सिवान को रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान प्रश्नकाल के समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक थे, जबकि वर्तमान में डॉक्टर के सिवान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? वही है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या करिएगा? तो के सिवान। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन है। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन अंतरिक्ष चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसी क्रम में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। इसीलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो बोलिए पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था भारत ने? तो 1975 में। इसरो की स्थापना 1969 और पहला सैटेलाइट लॉन्च 1975। ठीक है, भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और 19 अप्रैल 1975 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट, यही तो हो जाएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कब? तो 1975। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? देखिए वही घूम घूम कर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो अभी मैंने बताया इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना भारत को अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विक्रम साराभाई के प्रयासों के तहत 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO अर्थात इसरो का पूरा नाम क्या है? तो बोलिए, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो बोलिए इसरो अपना रॉकेटों का प्रक्षेपण कहाँ से करता है? रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीहरिकोटा। ठीक है, ए नंबर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपने जितने भी रॉकेट होते हैं उसका वो प्रक्षेपण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सार इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसे अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2005 में यहाँ दूसरा अत्याधुनिक प्रक्षेपण पैड बनाया गया है। हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो बोलिए हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 1990 में।
आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हबल नासा द्वारा छोड़ा गया टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़ा आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है हब्बल, वही हो जाएगा। व्याख्या देखिए ऊपर में सेम है ना। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोलिए, अमेरिका का एक वैज्ञानिक है एडविन लैंड, वो किस लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को बताना है। तो पंजीकृत किए पेटेंट के लिए वो प्रसिद्ध है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे पोलारॉइड कॉरपोरेशन के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने प्रकाश को ध्रुवीकरण करने के लिए सस्ती फिल्टर का आविष्कार किया था, जबकि दिए गए अन्य आविष्कार निम्नलिखित है। देखिए, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने, सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज फ्रैंकलिन ने, और क्रिप्टन की खोज विलियम रामसे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन सा था? तो बोलिए, पहला बंदर कौन था? तो एल्बर्ट द्वितीय। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर एल्बर्ट द्वितीय था। इसे 1949 में पृथ्वी से 83 मील अर्थात 134 किलोमीटर ऊंचाई पर V2 रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो आप लोग ये से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला कुत्ता कौन है? तो क्या था? तो ये लाइका नामक कुत्ता था। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक 1 नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष कक्षा में भेजकर एक नए युग की शुरुआत की। इसके कुछ समय पश्चात ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 नामक यान से एक कुतिया जिसका नाम लाइका था को अंतरिक्ष में भेजा, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जीवों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया गया। अंतरिक्ष मानव का पहला कदम 2 अप्रैल 1961 को पड़ा, जब सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने वोस्ताक नामक यान से अंतरिक्ष की यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, लाइका हो जाएगा। सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाए जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, तो लाइका एक कुत्ता। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और किसके अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? बोलिए, तो नासा अनुसंधान संस्थान किसका रिसर्च करता है? तो सबको पता होगा नासा किसका रिसर्च करता है? बोलिए, बिल्कुल सही, वैमानिकी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। यह संस्था अमेरिका में अंतरिक्ष कार्यक्रमों और वैमानिकी अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नासा की स्थापना 1958 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ठीक है, उपग्रह के माध्यम से जन संचार और शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंध करना, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, ये भी करता है। ठीक है, स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना, ये भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1, 2 एवं 3। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा को बढ़ावा देना, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंध करना तथा पर्यावरण जांच, मौसम संबंधी भविष्यवाणी, स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना है। चलिए नेक्स्ट। पहला उपग्रह कौन सा था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया? आप लोग पता ही, नासा का स्थापना 1958 में हुआ और तभी कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लोरर 1। एक्सप्लोरर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसे 31 जनवरी 1958 को लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह
83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बोलिए। पहला उपग्रह आपको सिर्फ बताना है, ये क्वेश्चन घुमाया गया है, 83.6 किलोग्राम का था, तो आप लोग को सिर्फ बताना है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, कृत्रिम उपग्रह कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत रूस। ठीक है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। यह सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजा गया था, जिसका वजन 83.6 किलोग्राम था। इसे कजाकिस्तान के बेकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था और किसने भेजा था? रूस ने। कब? 1957 में भेजा था। ठीक है, और वो 83.6 किलोग्राम का था। नेक्स्ट, स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। ठीक है। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारत के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यह अंतरिक्ष तकनीकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग हेतु संभावनाओं का अध्ययन करता है। यह इसरो एवं भारतीय अंतरिक्ष आयोग की महत्वपूर्ण व्यवहारिक सूचनाएं भी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? तो मेटसेट क्या है? तो ये एक भूसमकालिक उपग्रह है। इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट है। इस उपग्रह को PSLV C4 रॉकेट की मदद से 12 सितंबर 2002 को हरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह एक भूसमकालीन उपग्रह है जो मौसम से संबंधित जानकारी देता है। तो मेटसेट एक भूसमकालीन उपग्रह मौसम संबंधित जानकारी देता है। राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? बोलिए। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे और जाने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन से अंतरिक्ष यान से वो गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सोयूज T11। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के बेकानूर के सोयूज T अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। इन्होंने अशोक चक्र, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन जैसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सोयूज T11। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थी या थे? बोलिए। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन प्रवेश किए थे? तो वही हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बोलिए। IRS श्रृंखला का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। भारत का रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम 1988 में IRS 1A के साथ शुरू हुआ, जो स्वदेशी आधुनिक ऑपरेटिंग सेंसिंग उपग्रह की श्रृंखला का पहला कदम था। इसके माध्यम से समुद्री सतह का ताप, समुद्र की स्थिति, जल एवं हिमगलन की स्थितियां, वनस्पति क्षेत्र एवं भू पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? बोलिए। अपोलो 11 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसी की मदद से चांद पर व्यक्ति पहले पहुंचा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1969। जब हम लोग के देश में, भारत में इसरो की स्थापना होती है 1969 में, तभी चांद पर आदमी पहुंच गया था। ठीक है। और किस अंतरिक्ष यान द्वारा पहुंचा था? तो वो अपोलो 11। ठीक है। देखिए, नासा के वैज्ञानिक तभी पहुंच गए थे। नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एडलिन जूनियर ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था, अर्थात अपोलो 11
पहला कृत्रिम उपग्रह भी था जिससे मानव चांद की सतह पर उतरा था। चलिए नेक्स्ट, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा? तो मनुष्य चंद्रमा पर कदम किससे रखा था? तो अभी मैंने पढ़ा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एडलिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1969, डी नंबर। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो बोलिए इनसेट उपग्रह का जो श्रृंखला है वो क्या सुविधा देना उनका उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट का पहला उपग्रह अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था। यह इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देश्य भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है। यह उपग्रह भारत के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण, संचार एवं मौसम संबंधी सेवा प्रदान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1987 में। ASLV की पहली लॉन्चिंग 24 मार्च 1987 को, दूसरी 13 जुलाई 1988 को और तीसरी 20 मई 1992 को तथा चौथी लॉन्चिंग 4 मई 1994 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो आप लोगों को ISS का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। यह स्टेशन 357 वर्ग फीट में फैला है। यह स्टेशन वर्ष 2000 से कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो क्लीन रॉकेट का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंगारा। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। रूस द्वारा विकसित अंगारा रॉकेट का निर्माण एक बहुउद्देश्य मॉडल के आधार पर किया गया है। यह रॉकेट ऑक्सीजन और केरोसिन से चलने वाले इंजनों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है GSAT-8, यही इसका सही आंसर होगा। GSAT-8 एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रक्षेपण 20 मई 2011 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है, जबकि अन्य सभी प्रक्षेपण यान है। ठीक है, तो GSAT-8 क्या है? GSAT-8 एक भारतीय संचार उपग्रह है और जितने भी ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं PSLV, GSAT-8 और GSLV, ये सभी क्या है? तो प्रक्षेपण यान है। ठीक है, GSAT-8 संचार उपग्रह, बाकी सभी प्रक्षेपण यान। 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो बोलिए 1969 में जो अपोलो 11 पहला चांद पर गया था, ठीक है, जो कि चांद पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, तो उसके चालक दल में कौन एक शामिल था? बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, टी नंबर। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल थे। वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद एडविन एडलिन चंद्रमा पर उतरे। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो चांद की सैर कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने किया है बताइए? तो इसका जो डी नंबर 12, ठीक है, अभी तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। वर्तमान समय में 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो आप लोगों को ये आंसर पता होगा। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य यूरी गागरिन है। ठीक है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति है। इन्होंने 12 अप्रैल
1961 को वोस्ताक 1 में बैठकर उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करे और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहला मानव बन गया था। तो अंतरिक्ष में प्रवेश भी किया और पृथ्वी का परिक्रमा भी किया। कौन से व्यक्ति हैं? तो यूरी गागरिन ही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब कौन सा है? तो पहला लूनार प्रोब आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन था। यह 22 अक्टूबर 2008 को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पूर्व अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंधित रखता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 24 अप्रैल 1990 ईस्वी को हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्रमोशन किया। यह दूरदर्शी दृश्य प्रकाश, निकट पराबैंगनी तथा निकट अवरक्त तरंगदैर्घ्य पर काम करता है। इस टेलीस्कोप ने सबसे पहले सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर ली थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश में। आप लोग को पता ही है जो इसरो जितने भी रॉकेट का प्रक्षेपण करती है सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। वर्ष 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? बोलिए, नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा IRNSS। IRNSS अर्थात इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक नौवहन उपग्रह है। इसका सफल प्रक्षेपण 1 जुलाई 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चालकों के लिए दृश्य और ध्वनि के जरिए नौवहन की जानकारी, मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, भूभागीय एवं समुद्री नौवहन तथा यात्रियों को भूभागीय नौवहन की जानकारी देना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस हम लोग फोन में जो GPS होता है ना उसी के बारे में कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? बोलिए, इसका क्या होगा आंसर? देखिए, एक से हम लोग सारा ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ये सही होगा। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, बिल्कुल सही, कर भी सकता है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार के नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार नहीं किया जाता है, नक्शा नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। GPS तकनीकी उपग्रहों द्वारा भेजे गए संदेशों पर काम करता है और उपग्रहों से प्राप्त सिग्नल द्वारा उस जगह को मैप पर दर्शाता है। इसका विकास अमेरिका के रक्षा विज्ञान द्वारा किया गया था। इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में अमेरिकी नौसेना ने किया था। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से वैज्ञानिक प्रयोग और सर्वेक्षण कार्यों के लिए, जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, आपदा राहत कार्यों के लिए तथा कार नेविगेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो कौन है? तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो इसका सही आंसर होगा, स्टॉक जोसेफ केली। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्टॉक जोसेफ केली और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कोर्निको ने करीब 1 साल
मतलब 340 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर सकुशल लौट आए। दोनों की इस यात्रा से यह पता लगाने में मदद मिलेगा कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? बोलिए, नासा एक्ट अमेरिका में कब पारित हुआ था? तो जब नासा की स्थापना हुई तभी पारित हुआ, 1958 में। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 29 जुलाई 1958 को पारित हुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आप नासा का मुख्यालय भी याद रखिएगा, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। जीएसएलवी का पूरा नाम बताइए। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी जियो स्टेशनरी और जियो क्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भू तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। जीएसएलवी के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। यह 2 टन से अधिक भार के उपग्रहों को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। आप लोग ये क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे। जो जियो स्टेशनरी उपग्रह जो होते हैं वो कितने ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो 36,000 किलोमीटर। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह है। इसका नामकरण 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से C1 इंटर कॉस्मोस यान द्वारा किया गया। इसे बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्ष प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोवियत संघ द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किसमें भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, रोहिणी। रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को हरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। स्वदेशी तकनीकों से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से C1 इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला भारत का उपग्रह बताइए जो भारत के प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रोहिणी। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका जो 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरण वाला एक प्रक्षेपण यान है। इस यान से उपग्रहों को ध्रुव कक्षा एवं सूर्य तुल्यकालिक 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस यान में द्रव प्रणोदक के साथ साथ ठोस प्रणोदक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण परीक्षण वर्ष 1994 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV से क्या अभिप्राय है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? तो इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान कौन सा है? तो यही PSLV, ठीक है, पुराना लॉन्च व्हीकल है। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन
करता है उसे क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में जीवन वहन करने वाले उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, जे उपग्रह। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जे उपग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया है? तो सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जेनेसिस। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण सोलर वाइंड पार्टिकल अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले सैंपल वापसी मिशन के तहत जेनेसिस नामक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। जेनेसिस को 8 अगस्त 2001 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन सी थी? तो चीनी महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, लियू यांग। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला लियू यांग थी। लियू यांग चीनी एयरफोर्स की परिवहन पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं। 16 जून 2012 को लियू यांग चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। नेक्स्ट, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो बोलिए अब सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है भारत का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, GSAT-7। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट GSAT-7 है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया। इससे देश को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बोलिए। तो दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटिना तेरेस्कोवा दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये रूस के निवासी थी। स्वेतलाना सावित्रिकाई दूसरी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटल अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। तो किसका उल्लेखनीय व्यक्तित्व था? बोलिए। मंगल ऑर्बिटल अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था उसके पीछे किसका हाथ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके मार्गदर्शन में ही नवंबर 2013 को मंगल मिशन को लॉन्च किया गया था। इन्हें वर्ष 2014 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः क्या है? तो GSAT-18 एक बार पहले भी आया था, मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो GSAT-18 क्या है? एक संचार उपग्रह है। GSAT-18 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया। यह एक संचार उपग्रह है जो टेलीविजन, दूरसंचार, वीसेट जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एप्पल। एप्पल एक संचार उपग्रह है, भारत का पहला संचार उपग्रह है। भारत का प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है। इसे 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। 307 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को सबको पता होगा, कोलंबिया यान था, ठीक है। भारतीय मूल की कल्पना चावला वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में कोलंबिया यान से गई थी। ये एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नुस्तार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप किसके मदद से गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो बोलिए। नुस्तार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन अध्ययन किया जाता है? धूमकेतु का, कृष्ण विवर का, ग्रह का या छोटे तारे का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, कृष्ण विवर। नुस्तार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, जो सक्रिय आकाशगंगाओं में कणों की बहुत ऊंची ऊर्जा लाने के लिए और बड़े पैमाने पर विस्फोट का निर्माण और सूर्य के 1 अरब गुना अधिक बड़े ब्लैक होल का सर्वेक्षण करना था। यह 13 जून 2012 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, तो नुस्तर याद रखिएगा, कृष्ण विवर। रिमोट सेंसिंग लूनार उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था?
इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। रिमोट सेंसिंग लूनार उपग्रह चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-11 के जरिए किया था। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बताइए। तो नासा सबको पता है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा, तो वाशिंगटन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाशिंगटन में स्थित है। यह अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अनुसंधान और शोध संस्थान है। नेक्स्ट, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है? बोलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एप्पल। भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह कहे, संचार उपग्रह कहे, उसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल एक परीक्षणात्मक संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को कोरू अर्थात फ्रेंच गुयाना के एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरी गागरिन। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी है ना, मैंने बताया ये पहले भी डिस्कस किया। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से सम्मानित किया गया था। इन्होंने वोस्तक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अपनी यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन वन जेंट लेप ऑफ मैनकाइंड, किसके द्वारा कहा गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पर कदम रखते ही इन्होंने ये कहा था। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पर पहला कदम रखे तो उनके शब्द थे, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, 2013 में लॉन्च किया गया था। इनसेट 3D एक मौसम संबंधी डेटा रिले उपग्रह है जो सहायता प्राप्त खोज और बचाव उपग्रह के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा 26 जुलाई 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा क्या है? तो इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसे 1992 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक निजी लिमिटेड कंपनी की एक मार्केटिंग शाखा के रूप में शामिल किया गया था। इसरो के वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष के उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? सबको पता है, वाशिंगटन डीसी में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डैश कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, तो किस कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइजेर 1। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, वाइजेर प्रथम अंतरिक्ष यान एक 722 किलोग्राम का रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब था। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। यह वाइजर अमेरिकी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 2 मानव रहित अंतरिक्ष मिशन वाइजर 1 और वाइजर 2 शुरू किया गया था। 1970 के दशक के अंत में ग्रहों के एक सीधे में होने से रखकर फायदे को ध्यान में इसे 1977 में छोड़ा गया था। बाकी सभी अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, तो वाइजर क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। और बाकी जो मीर, सैल्यूट 7, स्काई लेब, ये सभी अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, वाइजर अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो बोलिए अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सब देखिए, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण ये नहीं होगा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना ये भी नहीं होगा, मंगल ग्रह तक पहुंचना ये भी नहीं होगा। इसका जो बी नंबर ऑप्शन है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, यही है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब। तो इसका बी नंबर ऑप्शन छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा सही ऑप्शन है, ठीक है, और सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब आधुनिक तकनीकों के बल पर स्पेस शटल के द्वारा अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने एवं मनोरंजन के उद्देश्य से है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे और इस तरह का वीडियो दे पाएँ, ठीक है। इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आवर एग्जाम से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करें ज़रूर, और वीडियो के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ साइंस भी पैरेलल ही इसके चल रहा है, जीके भी चल रहा है। यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा जो भी बुक है सभी का वहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।